ध्यान से देखो, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस चैप्टर से ये जो मेरा लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर नहीं, ये जो मेरा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए ये जो एक्सरसाइज है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या कह रहा है इस टॉपिक में मेरा, क्या है, जो इरेशनल नंबर है उसको मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है जो भी मेरा इरेशनल नंबर है। जैसे कि √2 को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, √3 को प्रूफ करना है इरेशनल है। तो ये इस टॉपिक से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो √2 को प्रूफ करो कि ये मेरा इरेशनल है, √3 को प्रूफ करो ये इरेशनल है। तो उससे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हमने क्लास 9th में या फिर जो हमने इससे पहले क्लासेस में पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है मेरा, वो है मेरा रियल नंबर का। तो रियल नंबर अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो 2 पार्ट में जाता है ये। एक होता है मेरा रैशनल नंबर, दूसरा होता है मेरा इर्रेशनल नंबर। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर मैं रैशनल नंबर का डेफिनेशन पूछूं आपसे तो बोलोगे कि सर रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और p और q क्या होगा मेरा, इंटीजर्स होगा। वेरी गुड। और जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं और जिसमें p और q इंटीजर्स हो, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है किसका, रैशनल और इरेशनल का, तो रैशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग या फिर डेसिमल फॉर्म में होते हैं। या फिर दूसरा क्या है, अगर नॉन टर्मिनेट हो रहे हैं तो वो रिपीट करेंगे। अगर नॉन टर्मिनेट है तो क्या होंगे, रिपीट करेंगे। तो ये आपने 9th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर रैशनल नंबर टर्म अगर है तो टर्मिनेट होगा या फिर डेसिमल फॉर्म के होगा। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो हमेशा वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया रैशनल का डेफिनेशन। एग्जांपल देख लो, 2.3 है तो ये मेरा टर्मिनेट हो रहा है तो रैशनल नंबर हो जाएगा। ये p/q के फॉर्म में तो ये भी रैशनल हो जाएगा। -1/2 है, ये भी p/q के फॉर्म में है और p और q रैशनल है, p और q इंटीजर्स है तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। ये ध्यान से देखो, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, 3 इनफाइनाइट तक जा रहा है। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है। तो ये मेरा कौन सा नंबर हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली, और इरेशनल नंबर जो होता है कैसे होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये ना ही खत्म होते ना ही ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग दोनों एक साथ आता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और रिपीटिंग भी होगा। जैसे एग्जांपल देखो, पाई है, √2 है, √3 है, √5 है। ठीक, तो ये सारे के सारे मेरे कौन से नंबर हो जाएंगे, इरेशनल। इसके और एग्जांपल देखो, जैसे 22/7 है तो ये भी फ्रैक्शन में है तो ये भी क्या कहलाएगा, मेरा रैशनल नंबर कहलाएगा। तो नेक्स्ट देखो, सबसे पहले हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस टाइप के या फिर किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो सिंपल रहता है कि √2 को, √3 को, √5 को, √6 को, इसको मुझे प्रूफ करो ये कौन से नंबर है, मेरा इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको हमें बताना है कि ये कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर है। दूसरा क्या है, ये तो मेरा सिंपल हो गए। इसी को तुम रेसिप्रोकल कर दोगे तो भी मेरा कौन सा नंबर होगा, इरेशनल ही होगा। अगर मैं रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरा इरेशनल ही होगा। जैसे 1/2 से डिवाइड कर देगा, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया √6 को, तो ये भी मेरे कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो, √2 के साथ 2 ऐड हो रहा है तो भी इरेशनल होगा। √3 के साथ 2 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर क्या प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, तो ये भी मेरा कौन से नंबर होंगे, इरेशनल होंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ये क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है। तो सारे के सारे क्वेश्चन से एक ही पैटर्न के बनते हैं, एक ही फॉर्मेट में जाएगा और एक ही पैटर्न का ही सॉल्यूशन रहता है। तो एक दो अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको बाकी क्वेश्चन जो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है मेरा। आगे मेरा है नोट पॉइंट है। आगे मेरा क्या है, नोट पॉइंट है जो हमें याद रखना है, जो हमारा यहाँ पे यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा मेरा, सबसे पहला क्या यूज़ होगा, कोप्राइम नंबर्स। इससे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा था कि कोप्राइम नंबर किसे बोलते हैं। तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि सेट ऑफ 2 और मोर नंबर हैविंग HCF कितना है, 1 है। HCF 1 को, या फिर दूसरा डेफिनेशन, नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। या फिर
कह सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन 1 के अलावा किसी भी नंबर से ये क्या नहीं होना चाहिए, डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल दे रखा है 2 और 3 का। क्या एग्जांपल दे रखा है? एग्जांपल दे रखा है 2 और 3 का। तो इसका मुझे बताना है कि को प्राइम है या नहीं है। तो बताओ 2 का फैक्टर क्या क्या है? एक तो 1 है, एक दूसरा क्या है 3 है। उसी तरह सॉरी, एक 1 है, एक दूसरा क्या है 2 है। उसी तरह 3 का फैक्टर बताओ क्या क्या है? एक तो 1 होगा, एक दूसरा क्या होगा 3 होगा। तो बताओ इसका कॉमन फैक्टर क्या है? मेरा कॉमन फैक्टर क्या है? मेरा ओनली 1 है। तो ये 1 जो है ये क्या सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो देयरफॉर करके लिखेंगे 2 और 3 क्या है मेरा? बताओ को प्राइम नंबर हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे यस, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। दोनों में फैक्टर में कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे इसको को प्राइम कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक और ले लेता हूं मैं, जैसे कि इधर दे रखा है, क्या दे रखा है? 4 और 6 दे रखा है। अब बताओ 4 का फैक्टर कौन कौन से आएंगे? एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 4 आएगा इटसेल्फ। 6 का बताओ किस किस से डिविजिबल होगा? एक 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, और एक मेरा 6 से डिविजिबल होगा। कॉमन क्या है? एक 1 भी कॉमन है, उसके अलावा 2 भी कॉमन है। दिख रहा है? एक 1 भी कॉमन है और उसके अलावा एक्स्ट्रा और आ गया 2। तो बताओ ये कहलाएगा को प्राइम? नो। रीजन क्या दोगे? रीजन क्या? 1 एंड 2 बोथ आर कॉमन, सो इट इज नॉट अ को प्राइम, इसलिए ये को प्राइम नहीं कहलाएगा। तो ये आपको ऑलरेडी पता था और आपने फिर से रिवाइज कर लिया कि को प्राइम किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 1 हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ किससे डिविजिबल हो? 1 से हो, या फिर जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो? 1 हो, तो उसको कहेंगे को प्राइम नंबर्स। तो ये यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? एक थ्योरम है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, जो यूज होगा, जो किस में यूज होगा? प्रूफ जब हम करेंगे इरेशनल नंबर को, वहां पे यूज होगा। क्या बोल रहा है थ्योरम? थ्योरम क्या बोल रहा है? लेट पी बी अ प्राइम। पी मेरा क्या है? प्राइम है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं थ्योरम को। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है पी। और क्या बोले? इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। इफ पी जो है किसको डिवाइड कर रहा है? डिवाइड्स किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर। देन क्या बोल रहा है? देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए। देन पी ऑल्सो डिवाइड ए को भी वो डिवाइड करेगा। और ए जो है मेरा क्या है? मेरा ए मेरा क्या है? ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ए मेरा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो बेसिकली ध्यान से देखो क्या कर रहा है कि अगर मेरा कोई भी प्राइम नंबर पी है, पी किसको डिवाइड कर रहा है? किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। पी जो है किसको डिवाइड कर रहा है? किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। फिर से देखो, पी प्राइम नंबर है, पी किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जब स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसके नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्क्वायर वाला नंबर ले लेता हूँ मैं। क्या ले लेता हूँ? ले लेता हूँ मैं 16 ले लेता हूँ। तो ये स्क्वायर किसका है? बताओ 4 का स्क्वायर है। तो बताओ ये जो 16 है, इस 16 को, जैसे कि पी का वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2 किसको डिवाइड कर रहा है? बताओ 16 को डिवाइड कर रहा है। जो 2 जो है किसको डिवाइड करता है? 16 को डिवाइड करता है। देन 16 बताओ किसका डिवाइड होगा? पी ऑल्सो डिवाइड किसको डिवाइड करेगा? बताओ इसके नंबर को, 4 को भी डिवाइड करेगा। तो पी जो है, पी का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 ऑल्सो डिवाइड 4। तो मतलब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि थ्योरम क्या कहना चाह रहा है। फिर से देखो कि अगर मेरा पी का वैल्यू कितना है? 2 है। पी का वैल्यू 2 है, तो ये किसको डिवाइड कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है 16 को डिवाइड कर रहा है, किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहा है। और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो ये जो 2 है वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो ये 16 को डिवाइड कर रहा था, तो ये जो 2 है ये इस नंबर को मतलब 4 को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली
एक और नंबर ले लेता हूँ मैं 625। तो ये किसका स्क्वायर है? ये है मेरा 25 का स्क्वायर है। तो 5 जो है किसको डिवाइड कर रहा है? 625 को डिवाइड कर रहा है। तो 5 किसको डिवाइड करेगा? देन लगाते चलो। देन इफ अगर ऐसा है, इफ अगर 5 625 को डिवाइड कर रहा है तो ये 5 जो है किसको डिवाइड करेगा? 25 को भी डिवाइड करेगा। इसका जो स्क्वायर करके जो स्क्वायर रूट करके जो नंबर निकालोगे इसको भी डिवाइड करेगा। तो ये भी एग्जांपल फॉलो हो रहा है। एक और एग्जांपल देखो, इधर दे रखा है इफ p का वैल्यू कितना दे रखा है? नहीं दिख रहा होगा आपको शायद, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास p जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? 81 को डिवाइड कर रहा है। तो p जो है वो क्या करेगा? देन बताओ 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो ये जो p है वो p किसको डिवाइड करेगा? 9 को भी डिवाइड करेगा, और वो करता भी है। 3 देखो 9 के टेबल 3 के टेबल में क्या 9 आ रहा है तो डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर मैं 7 किसको डिवाइड कर रहा है? इफ 7 डिवाइड्स किसको? 49 को। तो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। देन 7 जो डिवाइड करेगा किसको? इसके नंबर को। नंबर क्या है मेरा? 7 है, तो ये 7 को भी डिवाइड करेगा और वो करता भी है। तो 7 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो कितना? रिमाइंडर 0 आ जाएगा और क्वोशिएंट 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 3 तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर मेरा कोई भी प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ गई? तो इस टॉपिक में बस 2 ही कॉन्सेप्ट था। एक मेरा क्या था? को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो, सॉरी एग्जैक्टली जिसके कॉमन फैक्टर कितना हो? सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट 1 हो। जिसका HCF कितना हो? 1 हो। जो सिर्फ और सिर्फ किससे डिविजिबल हो? 1 से डिविजिबल हो। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो एक तो नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है और एक कॉम्बिनेशन में दे रखा है। ठीक है, तो इसी पैटर्न में हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? √2 को मुझे क्या प्रूफ करना है? इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। बहुत आसान है, एक ही पैटर्न में दे रखा है। √2 जो है हमें क्या प्रूफ करना है? टीपी मतलब टू प्रूफ। किसको प्रूफ करना है? √2 क्या है मेरा? इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर। ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है। बहुत आसान है, एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आई थिंक आप इसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको याद ही हो जाएगा कि इस स्टेप के बाद क्या आएगा, इस स्टेप के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो हम सॉल्व करते हैं, प्रूव जो करते हैं, वो हम प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन इसको जो हमें प्रूफ करना है वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करना है, या फिर हम इसको कहेंगे एजम्पशन मेथड से। एज्यूम करके लेके चलेंगे, फिर उसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आप दो चीज़ ध्यान रखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कह लो या फिर एजम्पशन मेथड कह लो, इससे हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या दे रखा है? √2 को मुझे प्रूफ करना है, तो √2 को हम एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? कि ये मेरा कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो ये बाद में क्या हो जाएगा? मेरा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि जो हमने एज्यूम किया था वो बाद में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। जैसे कि मुझे एज्यूम करना पड़ेगा लेट √2 इज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मेरा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ये जो √2 है ये इरेशनल ना हो कि ये कौन सा नंबर है? रैशनल है। तो आपको पता ही है, जैसे ही ये रैशनल हो जाएगा तो जितने भी रैशनल के प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगा। तो बताओ, अगर ये रैशनल है तो बताओ रैशनल को मैं किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ? रैशनल को मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। आई बात समझ में? क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया? रैशनल
एज्यूम कर लिया। जब रैशनल एज्यूम कर लेंगे तो ये किसके फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। और बताओ पी और क्यू क्या होता है, पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में, पी बाई क्यू जो है वो किस में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, प्लेस्ड फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। या फिर हम कह सकते हैं कि पी और क्यू जो है मेरा क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, और ये क्यू जो है वो क्या नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है। तो हमने जैसे ही लेट किया, क्या लेट किया कि √2 रैशनल नंबर है तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में जो होगा, ये जो फ्रैक्शन होगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब इसमें ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किससे डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ध्यान से देखना फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये इधर चला जाएगा, ये 1 पी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 से √2 पी क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये √2 क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना तो मेरा आ गया, ठीक। इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक। तो अब इसको क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू √2 क्यू स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया तो ये मेरा हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 2 क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पी स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है बताओ, पी स्क्वायर जो है किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, तो मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। देखो हमने स्क्वायरिंग किया तो √2 हट जाएगा, तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये जो पी स्क्वायर है ये 2 के मल्टीपल में आ रहा है, 2 इंटू क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 के मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो जो कह सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से। जब पी स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे बताओ, 2। ये हमने थ्योरम देखा कि अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो उसके नंबर भी क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। इससे जस्ट आपको मैंने 6-7 मिनट इसी पे फोकस होकर आपको समझाया कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो पी स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है बताओ, 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो उसका नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। एंड ये डिविजिबल तो हो रहा है, लेकिन कितने टाइम्स डिविजिबल हो रहा है नहीं पता है। तो ये जो p जो है वो डिविजिबल हो रहा है किससे, 2 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन कितने टाइम्स में डिविजिबल हो रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ। तो जो p जो है वो 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स में डिविजिबल है, m टाइम्स में डिविजिबल है। तो इसको मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं 2, इसको ले लेता हूँ मैं 3, ठीक है। तो ये हमने एंड कर लिया कि ये जो p जो है वो किससे, 2 से डिविजिबल है, और ये कितने टाइम से हो रहा है, m टाइम से डिविजिबल हो रहा है। तो क्या मैं इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वेशन नंबर 3 को मैं 2 में पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, पुट कर दो, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 2, 3 को 2 में पुट करोगे तो मेरा आ जाएगा p का वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये 2m हो जाएगा, और p के साथ क्या है, स्क्वायर है, तो ये p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, 4m स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। 2 से 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया मेरे पास, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2m। अगेन क्यू जो है किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ध्यान से देखो, फिर मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर लेता हूँ इसे ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, हाँ क्लियर है, जहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे, 2 से। जब स्क्वायर डिविजिबल है तो नंबर भी क्या होगा बताओ, ऑल्सो डिविजिबल
इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हमने क्या स्टार्ट किया था, ध्यान से दो, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हमने क्या अज्यूम प्रूफ करना था, हमें √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना था। कौन से, एजम्पशन मेथड से या फिर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि ये √2 जो है मेरा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। जब रैशनल है तो क्या होगा, देन जब रैशनल है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। और ये जो पी और क्यू है ये मेरा क्या है, कॉमन को प्राइम है, मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितने कॉमन है, 1 है, ठीक। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और ये पी क्यू इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये जब प्रूफ करोगे तो ये चीज़ लिखना पड़ेगा, टीचर को पता चले कि ये पी और क्यू क्या है, ठीक है। और हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 1 इंटू पी और ये √2 इंटू क्यू हो गया। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। फिर हमने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, तो ये मेरा हो गया पी स्क्वायर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया। जब पी स्क्वायर हो गया और ये इधर स्क्वायर करोगे तो √2 क्यू स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 2 इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ध्यान से देखो, पी स्क्वायर जो है वो किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल होगा। जब स्क्वायर डिविजिबल होता है तो उसका नंबर भी डिविजिबल होता है, तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ये डिविजिबल, और ये हमें पता नहीं कि डिविजिबल तो हो रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 6 इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो ये 6 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 लिखोगे, क्योंकि ये जो 6 है 2 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन कितने टाइम्स में डिविजिबल हो रहा है हमें नहीं पता, तो हम क्या ले लेंगे, m ले लेंगे। तो p इज डिविजिबल बाय 2 कितने टाइम्स में डिविजिबल हो रहा है, m टाइम्स मान लेते हैं। तो ये अलग अलग टीचर अलग अलग मानते हैं, कोई m मान लेता है, कोई c मान लेता है, कोई k मान लेता है, तो उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जब 2 से डिविजिबल होगा तो ये कितने टाइम्स में हो रहा है मुझे पता नहीं है, तो हम मान लेता हूँ कि कितने टाइम्स में, m टाइम्स में। तो ये p इज इक्वल टू 2m हो गया। तो मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 को, किसमें पुट कर देता हूँ, 2 में पुट कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर, p का वैल्यू लिख देता हूँ मैं 2m, और उसका क्या है, स्क्वायर है। ध्यान से देखो, p की जगह हमने रखा 2m, फिर स्क्वायर, फिर क्या है 2, फिर q स्क्वायर। इसको खोलूंगा तो ये 4 आ जाएगा, 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, फिर कटेगा ये, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2m आ गया। फिर मैं यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ, कि क्या लिखूंगा मैं, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब स्क्वायर डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा 2 से। तो ध्यान से देखो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, हमने क्या एज्यूम किया था, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। ये कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो हमने क्या एज्यूम किया था, हियर बोथ, या फिर कह सकते हैं बोथ की जगह अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हियर 2 इज कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ, किसका बताओ, बोथ p एंड q। तो ये जो 2 है, 2 क्या है मेरा बताओ, निकल के आ गया, कॉमन फैक्टर निकल के आ गया किसका, p और q का। बट हमने क्या एज्यूम किया था कि ये इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो ये तो मेरा गलत हो गया, एजम्पशन गलत हो गया। बट contradiction fact that p and q have no common factor other than 1। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या कह रहा है कि p और q के अलावा, p और q का जो फैक्टर है उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन फैक्टर है, 1 है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। क्यों हुआ, क्योंकि इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 फैक्टर आ रहे हैं। बट हमने क्या एज्यूम किया था कि p और q मेरा क्या है, p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर
√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को बाइंड अप करेंगे, फिर हम सेम क्वेश्चन को नेक्स्ट सेम √3 के लिए हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो फिर से देखो हमें क्या प्रूफ करना था, √2 को इरेशनल प्रूफ करना था। जब इरेशनल है तो सबसे पहले मैं इसको एज्यूम कर लूंगा कि √2 कौन से नंबर है, रैशनल है। जब रैशनल है तो p/q के फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में, और ये जो p और q होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा। इसके अलावा ये भी लिख सकते हो, जैसे कि ये पॉइंट है, ये आपको मैंने लिखा है, ये तीनों के तीनों पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट को प्राइम के आप लिख सकते हो कि नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर्स अदर देन 1, और सेट ऑफ 2 नंबर हैविंग HCF कितना 1 हो, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहा है मेरा, जब इस फॉर्म में है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा √2 इंटू q, तो ये q √2 आ जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं। दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये p² हो जाएगा, इधर स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा, इसको ओपन करोगे तो ये 2q² आ जाएगा। इक्वेशन क्या मान लो 2। तो ध्यान से देखो p² किसके टेबल में आ रहा है, किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल लिया, इधर देखो ये क्या हो रहा है मेरा, जैसे कि मैं 12 ले लो, 12 इजिकल टू 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ मैं। तो 12 जो है वो किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, तो दैट मीन्स 12 जो है किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो उसी तरह से p² इक्वल टू 2 टाइम्स q², तो p² इज डिविजिबल बाई 2। जब स्क्वायर डिविजिबल होता है तो नंबर भी डिविजिबल होता है, तो ये नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो p² भी डिविजिबल 2 से हो रहा है, और ये 2 भी p भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे देखो क्या है, ये डिविजिबल तो है, जैसे कि देखो 6 इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल तो है, लेकिन कितने टाइम्स डिविजिबल है, 3 टाइम्स। मतलब इसका जो क्वेश्चन आएगा कितना आएगा, 3 टाइम्स आएगा। मैं लिख सकता हूँ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो ये जो 3 है 3 टाइम्स से ये डिविजिबल है। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है कि कितने टाइम से डिविजिबल है, तो हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो m क्या है मेरा, m मेरा कांस्टेंट है। ये सारा का सारा चीज़ आप अगर लिख दोगे तो टीचर एकदम खुश हो जाएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं स्टूडेंट जो है अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, उसको अच्छे से सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमने p इज इक्वल टू 2m मान लिया। अब इसको पुट कहाँ कर दो, कहाँ पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो। जैसे सेकंड में पुट करेंगे तो ये p का वैल्यू रख दिए 2m², ये 2q², स्क्वायर करेंगे तो 4m² आ जाएगा, और ये 2q², काटेंगे तो ये q² इज इक्वल टू 2m आ गया। ठीक है, अब फिर से देखो q² जो है किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स q² इज डिविजिबल बाई 2। जब स्क्वायर डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। हियर 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। देखो 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 क्या आ जाएगा मेरा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो ये 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। बट क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट दैट, हमने क्या एज्यूम किया था, हमने क्या कॉन्ट्राडिक्शन यूज किया था कि इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है 1 है। बट कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p और q का सिर्फ कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। तो इसलिए मेरा दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो हमने जो एज्यूम किया था √2 क्या एज्यूम किया था, रैशनल नंबर, वो मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, हैंस मेरा √2 इररेशनल हो जाएगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। बाकी नेक्स्ट फिर देखते हैं आपको, फिर अब इसी पैटर्न में, ये इतना समझने के बाद आपको ध्यान रखना है कि हमने कौन कौन से स्टेप्स हमने लिखे हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया √2 के लिए हो गया। सिमिलरली मैं किसके लिए करूंगा, ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो √3 को मुझे प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। √3 को मुझे क्या शो करना है, इरेशनल शो करना है। तो इसको भी हम सेम प्रोसेस के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने प्रूफ स्टार्ट करेंगे, एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे जिसको हम लेट कहते हैं। तो लेट क्या है मेरा, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने इसको क्या मान लिया,
रैशनल नंबर। तो हमने लेट कर लिया कि √3 जो है मेरा कौन सा नंबर है, रैशनल है। जब रैशनल नंबर है तो किसके फॉर्म में होगा, ये होगा मेरा p/q के फॉर्म में होगा। तो ये √3 = p/q हो जाएगा। इसका क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, रीजन नहीं, इसका p और q क्या है मेरा, p एंड q आर को प्राइम। तो आपको पता है को प्राइम मतलब क्या होता है, को प्राइम मतलब HCF कितना, HCF इज 1 या फिर नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो और ये हम ये भी कह देंगे कि Q जो है वो क्या नहीं है मेरा, 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया। आगे क्या लिखोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3/1 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ये इतना है, देन इसको देन में रख सकते हैं। तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यही जाके आगे क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट होगा। ठीक है, तो ये मैं उसको p = क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 1 × p, और ये मेरा हो जाएगा √3q हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, बोथ साइड बहुत आसान है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये मेरा p² हो जाएगा, ये मेरा √3q। इसका स्क्वायरिंग करोगे तो मेरा कितना निकल जाएगा, 3q² हो जाएगा। ध्यान से देखो, p² जो है वो किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। दैट मीन्स p² इज डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल होगा। और जब स्क्वायर डिविजिबल होता है हम जानते हैं उसका नंबर भी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो जो स्क्वायर अगर डिविजिबल होता है नंबर भी डिविजिबल होता है। तो हमें पता नहीं है कि डिविजिबल तो हो रहा है, लेकिन कितने टाइम्स में डिविजिबल हो रहा है तो मुझे नहीं पता, तो मैं इसको लेट कर लूँगा, लेट कर लेता हूँ। तो ये p जो होगा वो 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन कितने टाइम से डिविजिबल है, m टाइम डिविजिबल हो जाएगा। मान लेते हैं, हमें पता नहीं है तो ये m मान लो, m मेरा क्या है, कांस्टेंट है। किसी नंबर से ये क्या मतलब कितने भी टाइम से ये डिविजिबल होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आगे देखो, तो इतना हो गया। अब बताओ, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, 2 को कहाँ पे पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, 2 को कहाँ पे पुट कर दो, 1 में पुट कर दो। या फिर हम ये भी ले सकते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको हम 3 ले लेते हैं। तो 3 को कहाँ पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, पुट 3 इन 2। तो ये जो नंबरिंग है ना, ये आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप ले सकते हो। तो 3 को हमने कहाँ पुट करा है, 2 में पुट करा है। तो जैसे ही पुट करोगे तो ये मेरा आ जाएगा 3m² = 3q² हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 9m² आ जाएगा = 3q²। तो इधर 1 से, इधर से ये 3 से, तो इम्प्लाइज करके क्या आ गया मेरा, q² जो है किसके इक्वल हो गया, 3m² के इक्वल हो गया। दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, ये हो गया मेरा। ठीक है, तो ये q² किसके इक्वल हो गया, 3m²। तो देखो q² जो है किसके टेबल पे आ रहा है, 3 के मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा q² इज डिविजिबल बाय किससे, 3 से। जब इससे डिविजिबल होगा तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये p² भी 3 से डिविजिबल हो रहा है और q² भी किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो हमें यहाँ लिखूंगा हियर 3 इज कॉमन, 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ किस का, p एंड q। ये जो 3 आ गया, देखो 3 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। तो p मेरा क्या, 3 मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा। बट क्या लिखोगे, बट कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है, हमने जो एज्यूम किया था, कॉन्ट्राडिक्शन क्या कह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किससे डिविजिबल होना चाहिए, 1 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देयरफॉर आगे लिखेंगे बट कॉन्ट्राडिक्शन
fact that contradiction fact that P and Q have only one as कॉमन फैक्टर। कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है कि P और Q का सिर्फ और सिर्फ क्या फैक्टर होना चाहिए, कॉमन 1 होना चाहिए। तो देयरफॉर करके लिखेंगे आवर एजम्पशन क्या हो जाएगा, इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देयरफॉर करके इसी का लास्ट स्टेप देयरफॉर करके लिखेंगे कि √3 जो है √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप के इस पैटर्न के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन किसके लिए होगा, √5 के लिए होगा। सेम क्वेश्चन किसके लिए होगा, √7 के लिए होगा। सेम क्वेश्चन किसके लिए होगा, √11 के लिए होगा। सेम क्वेश्चन किसके लिए होगा, √10 के लिए होगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि अगर यहीं अगर √3 की जगह क्या आ जाए, √5 आ जाए, तो ये सब में 5 5 5 5 चलता रहेगा। यहाँ पे 5 की जगह यहाँ 5 आ जाएगा। ये p² इज डिविजिबल बाय 5, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो p इज इक्वल टू 5m। फिर उसी तरह मैं पुट कर दूंगा 3 को 2 में पुट कर दो, तो ये 5m का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5q²। सिंप्लीफाई करोगे तो ये q² इज इक्वल टू 5m² हो जाएगा। फिर लिखूंगा q² इज डिविजिबल बाय 5, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हियर करके लिखूंगा हियर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p and q, but contradiction fact that p and q have only one as common factor, our assumption is wrong, hence √5 is a irrational number। तो ये सारे के सारे नंबर के लिए क्या होगा, मेरा सेम होगा। जैसे √2 हो जाए, √3 हो जाए, √5 हो जाए, √7 हो जाए, √8 हो जाए, √10 हो जाए, √11 हो जाए, सबके लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 2 क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, आप इसके लिए खुद ट्राई करेंगे। एक ले लेता हूँ मैं, आपको होमवर्क देता हूँ मैं, कौन कौन सा आपको प्रैक्टिस करना है। √5 का प्रैक्टिस करना है, √7 का प्रैक्टिस करना है, √6 का प्रैक्टिस करना है, √10 का प्रैक्टिस करके रखना है आपको। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे आपसे पूछेगा कि सेम चीज अगर ये रेसिप्रोकल में हो जाए, सेम चीज अगर ये क्या इसमें हो जाए, रेसिप्रोकल में हो जाए। जैसे कि अगर मैं कहूँ 1/√2 कहूँ, क्या ये भी रैशनल होंगे कि ये रैशनल हो जाएगा, बोलोगे कि सर ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी कौन सा नंबर है, इरैशनल है। तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे भी हमें इरैशनल प्रूफ करना है। ये भी आसान है, वैसे ही सेम पैटर्न में है, इरैशनल। ठीक है, तो इसको भी मुझे लेट करना पड़ेगा। लेट 1/√2 इज अ रैशनल। जब इसको तुम क्या लेट करोगे, रैशनल लेट करोगे, तो ये रैशनल जो है ये किसके फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। सो 1/√2 जो होगा किसके इक्वल होगा, p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है, जब ये p/q के फॉर्म में होगा और ये p और q को क्या कहोगे, p and q आर को प्राइम। आपको पता ही है कि को प्राइम का कंडीशन क्या है, मीनिंग क्या है, और q क्या नहीं है मेरा, 0 के इक्वल नहीं है। तो आप जितने भी स्टेटमेंट हमने लिखा था इससे पहले क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि इसका ओनली कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इसका HCF 1 होना चाहिए, ये कोई भी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतना लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 × q, तो ये q और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2p हो जाएगा। अब मैं इसको 1 ले लेता हूँ, इसको क्या कर लो, स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या निकलेगा, ये आ जाएगा मेरा q² इज इक्वल टू √2p, इसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर करोगे तो ये 2p² हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो q² है वो किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि q² इज डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल हो रहा होता है, 2 से हो रहा है। जब स्क्वायर डिविजिबल होता है तो नंबर भी डिविजिबल होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और ये डिविजिबल किससे, 2 से, और हमें पता नहीं है कि कितने टाइम से डिविजिबल है, तो मैं मान लेता हूँ ये जो q जो है 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन कितने टाइम्स में डिविजिबल है, m टाइम्स में डिविजिबल है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। पुट कर देते हैं, पुट 3 इन 2, इसको अच्छे से लिख लेना, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये जैसे ही पुट करोगे, q का वैल्यू पुट करना, तो ये रहा q मेरा 2m, इसका स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू क्या रखा हमारा 2p², इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4m² इक्वल टू 2p², तो ये 2 से ये कट जाएगा, तो ये मेरा आ गया p² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2m²। ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या है p² फिर किसके टेबल में आ गया, 2 के टेबल में आ गया, दैट मीन्स p² इज डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा किससे, 2 से। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, p जो है किससे डिविजिबल, ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो q भी 2 से डिविजिबल हो रहा था, और p भी किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ हियर, इसका क्या मतलब हुआ, 2 इज कॉमन फैक्टर, p क्या है मेरा, कॉमन फैक्टर है, किसका कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, दोनों का कॉमन फैक्टर है। बट क्या, बट कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है, कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट दैट p एंड q हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है, कॉन्ट्राडिक्शन कहता है कि p और q का सिर्फ और सिर्फ कितना कौन फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना 2 आ गया, बट होना कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो देयरफॉर करके लिखोगे आवर क्या, एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग हो गया। जब एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो देयरफॉर करके लिखोगे, देयरफॉर 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो √2 मेरा क्या, 1/√2 मेरा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। 1/√2 को हमने रैशनल मान लेता हूँ, जब रैशनल होगा तो ये p/q के फॉर्म में होगा, और ये उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 × q, और ये √2p हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो ये q² इज इक्वल टू √2p² होल स्क्वायर, तो ये 2p² हो जाएगा। तो देखो q² जो है किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, मतलब 2 से डिविजिबल है, q² इज डिविजिबल बाय 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, और ये डिविजिबल तो हो रहा है, लेकिन कितने टाइम्स डिविजिबल है हमें पता नहीं है, तो ये m टाइम्स ले लेता हूँ। अब मैं 2 को कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 3 को मैं पुट कर दूंगा 2 में पुट कर दूंगा, तो ये हमने पुट कर दिया, तो ये 2m की जगह में रख दूंगा, q की जगह में 2m रख दूंगा, तो ये 2m का स्क्वायर, फिर मेरा क्या हो जाएगा 2p², फिर मैं इसको ओपन करूंगा तो 4m² आएगा, और ये सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरा p² इज इक्वल टू 2m² आ गया। फिर से देखो p² जो है वो किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में p² आ रहा है, तो मतलब p² इज डिविजिबल बाय 2, जब स्क्वायर डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हियर क्या है, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। बट कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है कि p और q का सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बट ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जब एजम्पशन रॉन्ग है, जब मेरा क्या है, एजम्पशन रॉन्ग है, जब मेरा एजम्पशन रॉन्ग है तो 1/√2 क्या आ जाएगा, तो हैंस करके √2 क्या आ जाएगा मेरा, 1/√2 क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इतना ही बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सेम पैटर्न में रहेगा, जैसे ही आपको ये होमवर्क दिए हैं, सेम पैटर्न में आपका होमवर्क रहेगा, 1/√3 को प्रूफ करना है, 1/√3
√5 को प्रूफ करना है, 1/√6 को प्रूफ करना है, 1/√10 को प्रूफ करना है, तो ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा इसी पैटर्न में, जैसे कि अगर मैं कह दूं इसी पैटर्न में अगर मैं कह दूं कि ये 2√5 है, 2√2 है, 3√5 है, 4√7 ले लेता हूँ, ये भी कौन से नंबर होंगे बताओ? इरेशनल नंबर होंगे। देखो 4√5 तो इरेशनल था ही, इसको मैं अगर किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मेरा क्या रहेगा? इरेशनल ही रहेगा। तो नेक्स्ट पैटर्न जो रहेगा मैं इसको 1-2 प्रूफ कर लेता हूँ, बाकी आप जो है ये होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद फिर इसी का हम नेक्स्ट पार्ट ले आएंगे जिसमें प्लस और माइनस में रहेगा। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइप में हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, हमें प्रूफ करना है जैसे कि आगे और देखोगे इसी पैटर्न में √5 का करवाए हैं, फिर क्या दे रखा है √6 का करवाए हैं, फिर आप देखोगे 1/√2 का करवाए हैं, फिर क्या है मेरा, अब देखो प्रोडक्ट में, किस में है? प्रोडक्ट में √3 है, उसके बाद 2 है, फिर क्या है मेरा 2/√5 है, ये भी मेरा इरेशनल होगा। ठीक है, अब फिर जो नेक्स्ट क्लास में होगा मेरा ये होगा प्लस माइनस में होगा, रूट भी नंबर है और प्लस माइनस में कोई भी रैशनल नंबर है, जो हम नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ मैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है ये जो 2√3 है इसको मुझे क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। बहुत आसान है, इरेशनल। तो हम प्रूफ एक ही फिलॉसफी पे चल रहे थे, क्या चल रहे थे बताओ? इसको लेट कर रहे थे कि लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं कि 2√3 जो है ये मेरा क्या है, 2√3 ये जो है मेरा क्या है, 2√3 ये जो मेरा क्या है, रैशनल नंबर है, ये मेरा कौन सा नंबर है? रैशनल है। जब रैशनल है तो ये किसके फॉर्म में होगा? P/Q के फॉर्म में होगा। ये बार बार जो ब्लिंक कर रहा है ना, बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में होगा? P/Q के फॉर्म में होगा, तो ये 2√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P/Q हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे? P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, P और Q मेरा क्या होगा? को प्राइम होगा, मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? कॉमन फैक्टर ओनली क्या आएगा मेरा? ओनली 1 आएगा। 1 के अलावा कुछ भी आए तो हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये P इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2√3Q। ठीक है, अब इसको क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग करोगे तो ये P² होगा, इधर स्क्वायरिंग करोगे तो ये 2√3Q, इसका स्क्वायरिंग करोगे। आपको पता है कि स्क्वायरिंग का मतलब होता है 2√3Q मल्टीप्लाई 2√3Q। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 2 बार लिखा जाएगा, तो रूट के बाहर वाला नंबर बाहर मल्टीप्लाई होगा और ये रूट वाला नंबर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरा आ जाएगा 2 × 2 = 4, और देखो √3 × √3 3 आ जाएगा, और Q × Q² हो जाएगा। बेसिकली क्या आ गया हमारा? P² इज इक्वल टू 4 3 = 12 Q²। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से इसको हमने रूट वाले को सिंप्लीफाई कर लिया। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि ये स्क्वायर 2 पे जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये 3 होगा, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 4 3 = 12 हो जाएगा, और ये Q का स्क्वायर Q², मतलब स्क्वायर जो है ये सारे के सारे नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ध्यान से देखो, P² जो है वो किसके टेबल में आ रहा है? 12 के टेबल में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो P² इज डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल हो रहा है? 12 से डिविजिबल हो रहा है। तो जब P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल होगा बताओ? ये मेरा डिविजिबल होगा 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो डिविजिबल तो है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। मुझे पता नहीं है कि ये कितने टाइम्स में डिविजिबल है, तो लेट कर लेते हैं। लेट P जो है वो किससे डिविजिबल है? 12 से तो है डिविजिबल,
लेकिन कितने टाइम्स हैं मुझे पता नहीं है, m टाइम्स ले लेता हूँ। इसको मान लो कौन सा 3। सेम प्रोसेस, सेम पैटर्न, सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम लॉजिक से चलते हैं। और आप अभी तक आपको याद भी हो गया होगा इसके बाद क्या लिखना है। क्या लिखना है? पुट 3 इन 2। इक्वेशन नंबर 3 को किस में पुट कर दो? 2 में पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये 12 m का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखोगे तो ये 12 m इंटू 12m ऐसे ही होगा इक्वल टू 12 q स्क्वायर। तो एक 12 से एक 12 कटेगा तो ये मेरा क्या हो गया? q स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 12 m स्क्वायर हो जाएगा। m इंटू m स्क्वायर। हम आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट मतलब कैलकुलेशन भी बता रहे हैं, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहे हैं ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर किसके टेबल में आ रहा है? क्यू स्क्वायर टेबल में किसके आ रहा है? 12 के टेबल में आ रहा है। तो मैं लिखूंगा क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे? 12 से। सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12 हियर। सेम वैसे ही लिखोगे हियर 12 इज, दिख रहा है आपको? हाँ अब क्लियर है। 12 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ। किस किस का बताओ? P एंड Q। P और Q का दोनों का क्या है? मेरा कॉमन फैक्टर है। बट कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है? बट कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट दैट P एंड Q हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो P और Q का सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बट आ कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो हमारा देयरफॉर हमारा एजम्पशन जो था, हमने जो एज्यूम किया था, हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा? तो रॉन्ग हो जाएगा। देयरफॉर करके लिखोगे ये जो 2√3 है मेरा क्या आ जाएगा? इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस पैटर्न पे आप ये क्वेश्चन को एक बार कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप ध्यान से देखो, सेम पैटर्न में था, सेम पैटर्न में आप इसको इतना ध्यान रखना है। तो बहुत आसान है। तो आपका 3 मार्क्स जो है बोर्ड में वो क्लियर हो गया। बाकी सेम पैटर्न में है, 2√5 है, 2√2 है, 3√5 है, और ये इस पैटर्न में। और ये ऐसे भी हो सकता है 2/3√3 दे रखा है, फिर 2/5√2 दे रखा है। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ये भी मेरा कौन से नंबर हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। तो आपको ये होमवर्क में प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है, तो आज की लेक्चर में हमने आपको समराइज कर देता हूँ मैं। आज की लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया है? हमने क्या कवर किया आज के लेक्चर में? हमने कवर किया इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। रैशनल नंबर जो PYQ के फॉर्म में हो और जो PYQ के फॉर्म में ना हो तो इरेशनल, अगर हो तो रैशनल। और रैशनल टर्मिनेटिंग होता है, और टर्मिनेटिंग अगर नहीं है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या करता है? रिपीट करता है। और ये मेरा इरेशनल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसके एग्जांपल ये हो गए, इसके एग्जांपल ये हो गया। तो ये फर्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 जो है ये हमने ऑलरेडी आज इस लेक्चर में कर लिया। ठीक है, आपको दिख रहा है? थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूँ। ये जो मेरा पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 हमने, सॉरी ये हिल गया। ठीक है, तो ये जो मेरा पार्ट 1 है, ये हमने पार्ट 1 को देख लिया। सिंपली हमने इसको भी प्रूफ कर लिया। ये रेसिप्रोकल में इसको भी प्रूफ कर लीजिए। ये टाइम्स में, फ्रैक्शन में, ये भी सिंपली मेरा प्रूफ हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये हम इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको हम प्रूफ करेंगे कि अगर ये प्लस माइनस में होगा या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसके अलावा ये जो ये तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आपको काफ़ी सारा होमवर्क भी दिया हूँ, आपको होमवर्क वो पूरा कंप्लीट करके रखना है। तो एक बार होमवर्क आप फिर से एक बार होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मेरा ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क दिख रहा है आपको? हाँ, ये आपका होमवर्क है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो रहेगा वो मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? हाँ, अब दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है मेरा इसी के पैटर्न में रहेगा।
बट यहाँ पे किस में है बताओ, प्लस और माइनस में। ध्यान से अगर देखोगे 2025 में पूछा है, 2024 में पूछा है, 2024 में। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा वो हम इसी इरेशनल नंबर को हम प्रूफ करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसको आप ज़रूर देखना, क्योंकि या तो सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर इस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर उसके बाद फिर ये चैप्टर मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, एंट्रेंस के लिए है और एमसीक्यू के फॉर्मेट में। कि जैसे कि अगर मैं रैशनल अगर प्रोडक्ट करूँ रैशनल को इरेशनल को, तो आंसर क्या आएगा, रैशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। उसी तरह इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये जो लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आप इसको ज़रूर देखें। और आपको अगर वीडियो लेक्चर से अगर हेल्पफुल हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसका सॉल्यूशन आप आंसर उसका कमेंट करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं कि ये चैनल से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।